रिजर्वेशन आज की डेट में भारत में बहुत ही बड़ा मुद्दा है। जो आरक्षण एक्चुअल में होना चाहिए वो किस फील्ड में होना चाहिए और क्यों होना चाहिए, और अगर आरक्षण जरूरी है तो उसकी एक्चुअल नीति क्या होनी चाहिए। जो भी महत्वपूर्ण है जीवन में वो सब मुफ्त मिलता और बहुतायत से मिलता है, उसमें कोई आरक्षण होता ही नहीं है। ये जीवन भी कहते हैं कि मुफ्त में ही आता है और सारी चीजें प्रकृति प्रदत्त करता है। फिर कहते हैं कि ताकतवर लोग आरक्षण करते हैं और आरक्षण रखते हैं, और जिसका आरक्षण हो जाए वो ताकतवर हो जाता है। कहते हैं कि 6 चीजें भगवान ने अपने पास आरक्षित करके रखी हैं: जीवन मरण, यश अपयश, हानि लाभ। बाकी सब जनता पे छोड़ दिया। तुम करते रहो, तैरते रहो, डूबते रहो, उतरते रहो, शान दिखाते रहो, शान से नीचे रहो। तो कब किसको क्या मिलना है इस समय के साथ साथ निर्धारित होता है। पिछले 300 वर्षों में जब से कारखानिया युग थोड़ा शुरू हुआ तो एक नई चीजों का प्रादुर्भाव हुआ पूरी दुनिया में। जैसे कि कोई भी अनुभव अभिव्यक्ति चाहता है कि आपको अगर एक बहुत बड़ा अनुभव हुआ हो तो आप चाहते हैं कि दुनिया में कहें। तो कहते हैं कि मोसेस को अनुभव हुआ, भगवान से बात हुई तो जनता के सामने बोला कि उसने बोला है। तो बोले कौन? तो ही सेड दैट आई एम दैट इज। ऐसे ही पैगंबर मोहम्मद को अभिव्यक्ति हुई तो हम कुरान पाए। और आज कुरान, बाइबल, जितने भी धर्म ग्रंथ हैं, महत्वपूर्ण चीजें हैं उस समुदाय के पास, वो सब मुफ्त मिलती है। बाकियों का झगड़ा होता है। तो जो कारखानिया युग शुरू हुआ और उसमें नए नए खोज शुरू हुए तो उस अभिव्यक्ति के साथ साथ लालच भी आ गया कि हमको पैसा चाहिए इससे, क्योंकि वो शायद इतना महत्वपूर्ण नहीं था। तब एक पूरी की पूरी कवायद शुरू हुई कि जो हम बनाए उसका हमको पैसा ज्यादा मिले और जो दूसरा बनाए वो सस्ते में मिले, और जो हम बनाए वो दूसरा ना बनाए। तो एक इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट और एक पेटेंटिंग का जमाना शुरू हुआ। फिर जो कारखाने में बनता है वो महंगा और जो खेत में उगता है वो सस्ता, और उस पे डायलॉग ये मारा गया कि रोजमर्रा की चीजें सस्ती होनी चाहिए, और सारे लोग इस तर्क से सहमत हो गए। सारे अर्थशास्त्री दुनिया के आज भी अगर पूछो लोगों से क्या कहते हो कि रोजमर्रा की चीजें जैसे आटा, चावल, दाल, गैस, ये सब सस्ती होनी चाहिए, सब कहेंगे हाँ सस्ती होनी चाहिए। सबकी समझ में आ रहा कि सस्ता होना चाहिए, और यही गणित सब चीजें बर्बाद कर दी। 70% देश की जनता और दुनिया की जनता जो रोजमर्रा की आवश्यकताओं की चीजों की पूर्ति में लगी हुई है। भारत में तो 70% जनता गांव में रहती है। अगर चीजें रोजमर्रा की सस्ती होंगी इसका मतलब उनका मेहनत का पैसा कम मिलेगा। जब मेहनत का पैसा कम मिलेगा तो वो गरीब होंगे। तो आपने अपना सामान बेचने के लिए 70% जनता को गरीब कर दिया। फिर एक नया डायलॉग दिया कि 70% गरीब रहती, 20% मिडिल में और 10% अमीर। एबीसी फार्मूला। ये जो 70% गरीब हुई, इसमें से जो होशियार लोग थे विद्रोह शुरू हुआ। क्या ये तो हम फंस गए अपने ही डायलॉग में। तो उन्होंने कहा अच्छा तुम हमारे पास आ जाओ, हमारी तकनीक सीख लो, हम तुमको पैसा ज्यादा देंगे। तो एक आकर्षण शुरू हुआ कि जो कारखाने में काम करेगा उसको ज्यादा पैसा,
जो खेत में काम करेगा, जो अपना काम करेगा, उसको कम पैसा। तो एक दौड़ शुरू हुई कि हम कारखाने में काम करेंगे। तो उन्होंने कहा यार सब तो कर नहीं सकते, तो उसके लिए एक नई परीक्षाएं शुरू हुई। पैसा ज्यादा है इसलिए दौड़ शुरू हुई। दौड़ शुरू हुई, उन्होंने कहा सबको नहीं करेंगे। तब एक दूसरी कवायद शुरू हुई कि जो गरीब लोग हैं उनको शेड्यूल करो आप, कौन कौन सी कास्ट इससे गरीब हुई। उसमें अभी सबसे गरीब कौन हुई? तो एक शुरू हुआ शेड्यूल कास्ट्स, जो ट्राइब हैं वो शेड्यूल ट्राइब। अच्छा, उनने कहा नहीं, शासन को ना चाणक्य कहते हैं कि राज्य की जिम्मेदारी होती है जो अपंग है, जो विधवा है, उसको भी राज्य चलाए। तो भाई बारबेडोस, हैंडीकैप्ड, फ्रीडम फाइटर जो देश के लिए लड़ा, इन सबको थोड़ा थोड़ा दो तो लोग आएंगे, और उस कौम से जो होशियार लोग हैं वो आएंगे। और चूंकि वो पा जाएंगे इसलिए अपनी कास्ट को कंटेन रखेंगे। लोग उनको देख के कि ये नेता ऐसे हैं, और नेता पा गया और उसको पता है कि हम दे नहीं सकते, इसलिए इधर तो वो गुलामी करेगा और उधर वो देखेगा नहीं। ये कवायद शुरू हुई। 70% जनता को आपने शुरुआत में, एससी का 14% था, एसटी का 7%, 1-2% बारबेडोस, 23-24% में निपटा दिया 70% जनता को। इसका मतलब 30% के लिए आपने 70% चीजें अपने पास सुरक्षित रखी। दूसरा, उनका लेबर सस्ता किया कि लोग वहां से हटने लगे। तो जो एक जूता बनाता था, वो जूता फैक्ट्री में महंगा है और उसका जूता सस्ता है, क्योंकि धीरे धीरे वहां से स्किल गायब हो गई। वो जो स्किलफुल थे वो आपके पास आ गए। मालिश खत्म हो गई, डॉक्टरी का व्यापार बढ़ गया। जो पंच सरपंच थे वो खत्म हो गए और वकील आ गए। तो एक आपने पूरा का पूरा एक आडंबर खड़ा किया, जो बाहरी चमक धमक सोने जैसा चमके, और सब उसके पीछे आकर्षित रहे। और ये भारत नहीं, पूरी दुनिया में माया जाल फैलाया गया। भारत की हालत तो तब भी ठीक है कि यहां मेहनताना दिन में मिलता है, एक दिन का। कुछ देश दुनिया में ऐसे हैं जो घंटे की बात करते हैं। क्या सोचते हो वहां चीजें अच्छी होंगी? जहां घंटे में मेहनताना मिलता है कि 2 घंटे काम करो तो 2 घंटे का पैसा, 4 घंटे काम करो 4 घंटे का। जितने दिन में पैसा मिलेगा उसकी होल्डिंग कैपेसिटी उतनी है। अगर आपको महीने में पैसा मिलता है मतलब आप 1 महीने चला सकते हैं। अगर आपको काम के बाद पैसा मिलता है, आपको चिंता ही नहीं है। तो जहां घंटे में काम मिलता है उनकी हालत और खराब है। अब इसको कैसे दिखाया जाए कि हम अच्छे हैं? तो पहले जो भांड होते थे या डुगडुगी पीटते थे, उनने कहा यार कुछ हो, अपन डुगडुगी पिटवाते रहो कि चीजें अच्छी हैं, दूसरे की आवाज सुनाई नहीं देगी। तो इतना शोर करो कि दूसरे की आवाज थम जाए। जैसे महाभारत में आता है कि सत्य बोलने वाले को बोलने दो, उसकी आधी बात सुनो, आधी में शोर कर दो। चीजों को इतने जनरलाइज कर दो कि सत्य गायब हो जाए, और ये चीजें चली। तब मीडिया का प्रचार प्रसार, विरोध भी उसमें, समर्थन भी उसी में। फिर ऐसे कई कई आंदोलन शुरू किए गए कि कितने लोग विरोध में खड़े होते हैं। बड़ा ताज्जुब होगा जान के कि 1857 की क्रांति भी कराई गई कि देखें तो अंग्रेजों के विरोध में कितने लोग हैं। और उनको सप्रेस किया जा सके, पता तो लगे हमारे समर्थन में कितने हैं, हमारे विरोध में कितने हैं। और सही तरीके से 1857 के बाद देश में
एक नया सप्रेशन शुरू हुआ। जितने लोग सप्रेस हुए उनका शेड्यूल तो करो कि कितने लोग सप्रेस हुए। तो 1882 से एक कवायद शुरू हुई कि एक शेड्यूल कास्ट बनाओ। जो कन्वर्जन हुआ उसमें ब्राह्मण लोग पादरी बन गए। तो अपने क्लास से छूटे हुए और अलग थलग पड़े हुए, जैसे एक बादल होता है नो वेयर टू नो वेयर, वैसे पड़े हुए अपने ही क्लास को सप्रेशन के सारे गुण। शेड्यूल कास्ट 1902 में पूरा हो गया। सप्रेशन एंड डिवीजन इतना फोरकास्ट किया गया कि लोगों को लगा कि ये जो हिंदू धर्म है भारत का, इट इज एट फॉल्ट। ब्राह्मणों की आतताई ज्यादा है बजाय अंग्रेजों की आतताइयों के, इसलिए कुछ धर्म परिवर्तन भी कर गए। वो ये भूल ही गए कि जब देश गुलाम होगा तो सबसे पहले अगर कोई सप्रेस होता है तो फाइटर, फिर प्लानर, फिर बिजनेसमैन, फिर सर्विस क्लास। सर्विस चूंकि नए राज्य को चाहिए होती है इसलिए उनका सप्रेशन कंटिन्यूअस रहता है। जैसे आज आप एक फैक्ट्री खरीदें इंग्लैंड में तो टॉप मैनेजमेंट आप बदल देंगे, फाइनेंस, कॉन्ट्रैक्ट्स, मटेरियल, जनरल मैनेजर्स बदल देंगे, लेकिन जो फैक्ट्री में काम कर रहे हैं आप उनसे काम लेते रहो, क्योंकि फैक्ट्री तो आपने खरीदी चलाना है, कूड़ा बनाने के लिए तो नहीं खरीदी। तो जो राज्य इंडिया में चला उस सर्विस क्लास के द्वारा चलेगा, उसका आप दोहन करते रहे। तो चूंकि कंटिन्यूअस था इसलिए सप्रेशन ज्यादा लगा। वो जो विरोध कर रहे थे वो तो खत्म हो गए, तो दिखाई नहीं दिए। अब अगर जातियों की बात करें, वर्ण व्यवस्था की बात करें या आश्रम व्यवस्था की बात करें कि क्या सिर्फ हिंदू धर्म में ऐसा है, क्या दूसरों में नहीं है, तो बड़ा जान के आश्चर्य होगा कि जो डिवीजन है वो पूरी दुनिया में व्याप्त है। कई जगह क्लासिफाइड है, कई जगह अनक्लासिफाइड होके भी चल रहा है। जैसे एक बहुत बड़ा देश होगा तो एक प्लानर, नीति आयोग टाइप कुछ बनेगा, उसमें लोग होंगे, कुछ होंगे जो आर्मी में होंगे, कुछ होंगे जो बिजनेस चला रहे होंगे, कुछ होंगे जो सर्विस कर रहे हैं। अगर आप देखोगे तो 4 क्लासें हो गई, प्लानर, कंट्रोलर, बिजनेस एंड सर्विस, 4 क्लासें हैं। कुछ लोग अंतर्मुखी होते हैं, कुछ बाह्यगामी होते हैं। अंतर्मुखी में भी जो सबसे ऊपर होते हैं वो नई नई खोज करते हैं, और जो सबसे नीचे होते हैं वो कहते हैं हम आपकी सेवा कर देंगे, जो आपको असिस्टेंट कर देंगे। बाह्यगामी में जो जाएगा वो कहेगा मरने जीने की बात करो, अगर विरोध होगा तो लड़ जाएंगे, तो वो तलवार बंदूक लेगा, और जो उसमें कमजोर होगा वो पैसे से खेलेगा। 4 चीजें वहां भी डिवाइड हैं। तो अगर उस चीजों को आप भारतीय उससे लें तो इट इज वेल क्लासिफाइड। अंतर्मुखी में ब्राह्मण एंड शूद्र सर्विस क्लास, बाह्यगामी में क्षत्रिय और बनिया। आप अगर रोजमर्रा में सुनोगे गालियों पे जो रियल पिक्चर दिखाता है, तो एक अगर क्षत्रिय गाली देगा तो कहेगा हट साले बनिए, और ब्राह्मण देगा तो कहेगा शूद्र। शूद्र अगर यात्रा करेगा सर्विस क्लास वाला तो वो खोज में जाएगा, और बनिया अगर यात्रा करेगा तो क्षत्रिय बनेगा। ये 4 चीजें हैं। 5वीं जाति भारत ने और कही साधु। उसकी जाति मत पूछो, उसका ज्ञान पूछो, वो सब चीजें हैं। तो भारतीय जाति को अगर थोड़ा सा क्लासिफाई करें तो भारतीय मानस ये कहता है कि सभी व्यक्तियों में वह चीजें उपलब्ध हैं। जैसे कई कहा होगा आपने कि जो पैर है वो शूद्र है,
जो पेट है वो बनिया है, जो छाती है वो क्षत्रिय और दिमाग है वो ब्राह्मण। कई को सुना होगा कि जो ब्रह्मचर्य आश्रम है वो सर्वस्व है, शूद्र है, जो गृहस्थ आश्रम है वो बनिया है, जो वानप्रस्थ है वो क्षत्रिय और जो सन्यास है वो ब्राह्मण। कई जगह सुना होगा कि जो सर्विस क्लास है वो शूद्र हो गई, जो व्यापार करता है वो बनिया, जो लड़ता है वो क्षत्रिय और जो बाद में उनको असिस्ट करता है वो सन्यासी। और उसके बाद जो जिए उसको कहते हैं दूसरा जन्म हो गया। पूजा पद्धतियों में देखें तो पहले कहते हैं कर्म ही पूजा है ब्रह्मचर्य आश्रम में, फिर गृहस्थ आश्रम में आते हैं तो नए बच्चे की कामना आइडल वर्शिप शुरू होती है, उसके बाद जप स्तोत्र शुरू होता है वानप्रस्थ, और सन्यास में निराकार की पूजा। अलग अलग धर्मों ने अलग अलग चीजें करके आधा आधा दिखा के सत्य, जैसे अंधे को हाथी होता है ना, वो पैर को समझेगा, सूंड को समझेगा, अरे पूरा हाथी। तो व्हाट इज मिसिंग कि हम देखना बंद कर दिए, टोटलिटी में चीजें देख ही नहीं रहे हैं, इसलिए प्रॉब्लम है। हम एक छोटी सी चीज को बहुत बड़ा करके दिखा के, और वही समस्या का मूल कारण, जबकि समस्या का मूल कारण हमारा अंधापन है। हम देख ही नहीं रहे चीजों को कि चीजें जा कहां रही हैं। कोई बना गया शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब, आप उसको ढोए जा रहे हो, जबकि जानते हुए कि 130 करोड़ जनता देश की, जिसमें रोजगार की उम्र में अगर एक साल में 1.3 करोड़ 100 वर्ष उम्र मानो, तो जो वर्केबल एज है उसमें 65 करोड़ लोग हैं। सरकारी नौकरी 2 करोड़, 2 करोड़ के लिए मारा मारी। लोगों का स्किल डेवलपमेंट आप करना चाहते हैं, नई उसमें प्रयोग, लेकिन जो उनकी ओरिजिनल स्किल है, ताम्रकार हैं, स्वर्णकार हैं, लोहार हैं, बढ़ई हैं, ये आपने खत्म कर दिया। तो ट्रेडिशनल चीजें आप खत्म करके दूसरी जगह वही चीज शुरू करने जा रहे हैं। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि आप उनका पैसा कम आंक रहे हैं। आप मिनिमम सपोर्ट प्राइस देते हैं पर मैक्सिमल चार्जेबल प्राइस फिक्स नहीं करते हैं। गेहूं 2000 रुपए किलो मिलेगा, डॉक्टर की फीस 2000 कैसे हो सकती है? 5 साल 7 साल 10 साल पढ़ लिया तो मतलब जिंदगी में 2000 लेगा पेन से लिख के। एक वकील जो बड़े हैं और जो संसद में अभी हैं, एक अपीयरेंस का 1 लाख से 2 लाख रुपए लेते हैं। ऐसा क्या कर लिया आपने? तो जब हम मिनिमम सपोर्ट प्राइस फिक्स करते हैं तो मैक्सिमम चार्जेबल प्राइस ही फिक्स होनी चाहिए। इकोनॉमी में एक कॉस्ट अकाउंटिंग आई कि कितनी कॉस्ट होती है ये तो पता लगे। ये रुमाल हमने बनाया, ये 5 रुपए में बना कि 10 में बना, ये पता चलना चाहिए। इसके हिसाब से आपकी प्राइस फिक्स होनी चाहिए। लोगों को लगा कि ये बहुत अच्छा है, लेकिन ये आज तक नहीं आया। क्यों? क्योंकि 10 रुपए का अगर रुमाल बनता तो आप 100 रुपए का कैसे बेचोगे, जस्टिफाई कैसे करोगे? प्रॉफिट अगर राइट है तो धोखा माइट हो जाएगा, धोखा ताकत हो जाएगा। तो पुराना डायलॉग माइट इज राइट, जिसकी ताकत जिसकी डंडा उसकी भैंस। तो आज जो धोखा दे सकता है उसका रुमाल, उसके 100 रुपए 10 रुपए के। तब एक चीजों को शुरू करना होगा। ये जो बेसिक माइंडसेट है कि रोजमर्रा की चीजें सस्ती होनी चाहिए, उनको पैदा करने वाले सस्ते में उपलब्ध होने चाहिए, और उनको कंटेन करने के लिए मिनिमम सपोर्ट प्राइस। और अगर वो कुछ करते हैं तो अपनी नौकरी में बुला लो, आ जाओ कलेक्टर बन जाओ। क्यों भाई कलेक्टर क्यों बन जाओ? किसानी में इतना पैसा नहीं है, वो एक चपरासी सरकारी ज्यादा पैसे वाला है। एक किसान कहता सरकारी बाबू है, उसको ताकत भी दे दी आपने।
तो किसानी का पैसा बढ़ाना है, बाल काटने का पैसा बढ़ाना है। जब उनको वहां मिलेगा तो आपकी गुलामी करने क्यों आएंगे, आपकी नौकरी में क्यों आएंगे, डॉक्टरी में क्यों जाएंगे, मालिश कराएंगे, ठीक रहेंगे। ये चीजें करने की जरूरत है बजाय इस पर राजनीति करने की। क्योंकि राजनीति, तुम रिजर्वेशन दो तो रिजर्व क्लास की एक अलग पार्टी बन जाएगी। ऐसा एक राज्य में हुआ भारत में कि रिजर्वेशन के नाम पे तुम राजनीति करते हो, हम रिजर्वेशन वाली क्लास की पार्टी बना लेते हैं। लेकिन जब वो सरकार में आए तो वो कुछ कर नहीं पाए और उसी क्लास ने उसको बाहर कर दिया। तो आज अगर आप जनमत संग्रह कराते हो शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, इन सब के बीच में कि रिजर्वेशन जारी रहना चाहिए, तो बड़ा सरप्राइजिंग होगा कि वो क्लास खुद कह देगी कि जारी रखना जरूरी नहीं है। क्योंकि हालत यह है देश में कि 8,000 10,000 वैकेंसी निकलती हैं पुलिस में और 2.5 करोड़ लोग अप्लाई करते हैं। 2.5 करोड़ में रिजर्वेशन वाले 1 करोड़ लोग, नौकरी तो सिर्फ 4,000 को ही मिलेगी। तो 99,600 लोग, 99,96,000 लोग बेरोजगार रहेंगे। जाहिर है वो नहीं चाहेंगे। रेलवे में आपने बहुत सारी रिजर्व क्लास कर दी, जनरल क्लास के डब्बे खराब कर दी। ये आप प्रोजेक्शन है जनरल क्लास की सीटें बढ़ाने की, कोई कभी भी जाए उसको सीट मिले। सरकार सब कुछ करने की कोशिश कर रही है और कुछ नहीं कर पा रही है और चीजें बद से बदतर होती जा रही हैं। अगर चीजों पे आना है तो समाज को आगे आना पड़ेगा। एक ब्रॉडर डिस्कशन की जरूरत है। शेड्यूल कास्ट के अंदर, शेड्यूल ट्राइब्स के अंदर क्या हमको रिजर्वेशन चाहिए या हमें अपनी मेहनत का सही पैसा चाहिए? दूसरी क्लास में क्या पंडित जन्म से पंडित तो सब उसके पैर छुएंगे, पादरी बन गए तो सब पैर छुएंगे उसके बच्चे के भी? ये एक बहुत बड़ा रिजर्वेशन है कि जन्म से आप एक घर में पैदा हुए तो शेड्यूल कास्ट हो गए। ये एक छोटा रिजर्वेशन है। बड़ा रिजर्वेशन जो माइंडसेट में है कि पादरी के घर में जन्म हुए तो ये पादरी बनेगा, मौलवी के घर में जन्म हुए तो मौलवी बनेगा, पंडित के घर में जन्म हुए तो पंडित। सब पैर छुए क्यों भाई? और अपनी हेगमनी बनाने के लिए पंडित हिंदी में नहीं करेगा। इंडिया में नवग्रह पढ़ना होगा तो संस्कृत बुलाएगा कि मंगल जी आ जाओ, अब इनको नहलाओ धुलाओ, कपड़े पहनाओ, इन पे पैसे चढ़ाओ। हिंदी में बोलोगे तो कहेगा क्या बेवकूफी कर रहे हो, इसलिए पंडित संस्कृत में बोलेगा, मौलवी अरबी में बोलेगा और पादरी हिब्रू में बोलेगा। सरप्राइजिंग लगेगा कि दुबई जाओगे तो वहां के जो मौलवी हैं वो उर्दू में बोलते हैं क्योंकि सबको अरबी आती है। तो ये एक रिजर्वेशन खत्म करना जरूरी है कि पंडित वो होगा जिसको ज्ञान होगा, वो परीक्षा होगी और कोई भी मंदिर में जाएगा पंडिताई कर सकता है। उसका मिनिमम स्तर, चुनाव नहीं चयन जरूरी है। समाज में आस्था के नाम पे जो लूटा गया है उसकी लूट बंद करना जरूरी है। समाज खुद खड़ा होना जरूरी है, सरकार की तरफ देखने की ज्यादा जरूरत नहीं है। मैक्सिमम प्राइस फिक्स करने की जरूरत है कि आप डॉक्टर हो गए हो, फीस 100 रुपये ही मिलेगी। अभी हालत यह है कि ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज नाम देते हो आप, बट पढ़ाता क्या है? वो एलोपैथी, मालिश का उसमें कोई ज्ञान ही नहीं। अगर मेडिकल साइंसेज है तो इट शुड इंक्लूड द एरोमा थेरेपी, मैग्नेटिक थेरेपी, फेथ हीलिंग, यूनानी, आयुर्वेदिक, होम्योपैथी, कल्ट साइंसेस, बट इट डजंट। चीजों का आधा अधूरा है। जैसे योग चल रहा है, योग एक एडजेक्टिव है। कुत्ते की तरह बैठ जाओ, बकरे की तरह बैठ जाओ,
एक गेंडे की तरह हंस लो, शेर की तरह हंस लो। क्या है ये? योग है तो कर्म से जोड़ो तो कर्म योग बनता है, भक्ति से जोड़ो तो भक्ति योग बनता है, ज्ञान से जोड़ो तो ज्ञान योग, और अगर संन्यास ले रहे हो तो सांख्य योग, और अगर राज करते हो तो राजयोग। योग अकेले में कुछ नहीं है, बट इतना ज्यादा पूरी दुनिया में एक जगह नहीं। साइंस, अकेली साइंस ब्लाइंड है। जो कॉन्शियस से साइंस आया तो आप कहीं भी इस्तेमाल करो, तब आप फिजिकल साइंस, सोशल साइंस, ये सब चीजों से जोड़ोगे तो साइंस का मतलब है लाइफ साइंस। बट हम उन चीजों को छोड़ के अकेले अकेले एडजेक्टिव पे जी रहे हैं। तो एक ब्रॉडर डिस्कशन समाज में जरूरी है कि वेयर वी वांटेड टू बी, हम चीजों से एडजस्ट करना, सामंजस्य करना सीख गए। गोल हम भूल गए कि हम जाना कहां चाहते हैं, कैसे रहना चाहते हैं। और अगर देश में हम देखें आज तो अफरा तफरी का माहौल है। अगर हम व्यवस्थित नहीं हुए, अगर हमने चर्चा शुरू नहीं की, तो कैटास्ट्रॉफ भी हो सकती है। और अगर हम चर्चा शुरू किए तो एक नया भारत का निर्माण भी कर सकते हैं, जो दुनिया के लिए एक आदर्श होगा। हमें अपने पे शर्म करने की जरूरत नहीं है कि जाति खराब है। लोगों को समझ नहीं है, ये दिक्कत है। वेल क्लासिफाइड डिस्कशन है, वर्टिकल होने के कारण प्रॉब्लम हो गई है। अगर आप आज कुछ दुनिया में देखो तो प्रेसिडेंट एक क्लान बन गया है, उसी के पार्टी चल रही है, तो वहां भी वर्टिकल डिवीजन शुरू हो गया। तो जब सभ्यताएं पुरानी और रुग्ण होने लगती हैं तो डिवीजन वर्टिकल होने लगते हैं, और ये समस्या देते हैं। डिवीजन हॉरिजेंटल हो, समानांतर हो, कि आप आज पैदा हुए बड़ई के घर में, कल आपको पंडित बनना है तो आप पढ़ाई करो, पंडित बन जाओ, कोई नहीं। और पूरे इतिहास में अगर हम ध्यान दें तो सिर्फ 2 या 3 एग्जाम्पल ही आते हैं कि हम पूर्व जन्मों से क्या लेके आए। एक तो जरथुस्त्र का आता है, जोराष्ट्र का, कि वो पैदा हुए हंसते हुए। तो उनसे जब पूछा कि तुम हंसते हुए पैदा हुए, क्या कारण है? सारे बच्चे तो रोते हैं। तब उन्होंने कहा कि हम पिछले जन्म में जब मरे थे तब हंसते हुए मरे थे। आज आप ध्यान करो कि जो रात में लास्ट बात होती है वो सवेरे की पहली बात होती है, आपको याद आती है। तो जीवन के पुराने की जो लास्ट बात होती है वो आज प्रथम बात होती है। लोगों को याद रहता है, नहीं रहता, अलग है। दूसरा उदाहरण आता है कि गीता में कहते हैं कि जो आपके जन्म जन्मांतर से आपने सीखा है वही आप स्वधर्म को करें, क्योंकि एक जन्म में आप हो सकता है 50 तक पहुंच पाए हों बड़ईगिरी में। तो आज इनक्यावन से यात्रा तो शुरू कर सके, परफेक्शन में तो पहुंच सके। हो सकता है इस जन्म में 90 तक पहुंच जाए तो अगले जन्म में 100 तक पहुंचे। तो जो जन्म जन्मांतर से जो आपने धर्म स्वीकार किया उसमें करोगे तो अच्छा है। इस जन्म में बड़े रहे, अगले जन्म में लोहार बन जाओ, फिर तीरंदाज बन जाओ, तो प्रॉब्लम है। लेकिन उनको समझ नहीं आता जहां एक धर्म एक जन्म की अवधारणा है, वो विज्ञान को भी नहीं समझते। वो कहते एक जन्म है, जैसे जीना है। जबकि रोज वो सोचते हैं कि हाँ चीजें मरती नहीं है। विज्ञान में रोज कहते एनर्जी कैन नॉट बी प्रोड्यूस, कैन नॉट बी टर्मिनेटेड। जो है वो रहेगा, वो आगे भी चलेगा, बट वो जीवन को नहीं मानते। तो जो जीवन को चल रहे हैं वो कहते स्वधर्म में चलो तो अच्छा रहेगा। तीसरा जो एग्जाम्पल आता है अभिमन्यु का आता है कि पेट से क्या सीख के आया जन्म में। तो पेट से सीखा हुआ आधा अधूरा ही सीखता और वो फंस जाता है। तो जन्म से हम कह सकते हैं कि वो उस मार्ग में चलेगा तो पहुंच जाएगा, जल्दी पहुंच सकता है। लेकिन जन्म से कोई ना ब्राह्मण बनता है, ना क्षत्रिय, ना शूद्र, ना वैश्य। अभिमन्यु इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। तो ये चीजें गलत हैं कि हम जन्म से उसको शेड्यूल्ड कर दें, ये चीजें दिक्कत है। तब हमें डिस्कशन को भारतीय मानस के हिसाब से
समाज में, विजडम सेंटर में, गांव गांव में चर्चा है कि हम चाहते क्या है। और ये 4-5 चीजें करेंगे कि मैक्सिमम चार्जेबल फीस, मिनिमम सपोर्ट प्राइस फ्री करें, लोग अपनी मेहनत का पैसा लें, पेटेंटिंग इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट से ऊपर आए, क्योंकि पुराने कंधे पर ही आप नई चीजें प्रयोग करते हैं। तो ये माइंडसेट से निकलने की जरूरत है। और इस 7-8 वर्ष में डिस्कशन होके रिजर्वेशन कोई बड़ा मुद्दा नहीं है। ब्राह्मणों का, पादरियों का, मौलवियों का रिजर्वेशन ज्यादा दिक्कत है। अगर वो खत्म करेंगे तो बाकी खत्म हो जाएगा। और अगर हमें देश को आगे बढ़ना है, जो हम सब चाहते हैं, तो इससे ऊपर उठना पड़ेगा। थैंक यू।